नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 के सफल अभ्यर्थियों से संवाद करते हुए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आपकी सफल और भी बढ़ जाती है। प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के उद्देश्य से आपको पारदर्शिता के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी। साथ ही समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए लोक सेवक की भूमिका का आदर करना होगा। वहीं रायगढ़ अंचल के युवाओं को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रायगढ़ में प्रदेश के सबसे बड़े नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भूमि पूजन करेंगे। अंचल के युवाओं के लिए बड़ी सौगात है। नालंदा परिसर एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी। इसमें वह सारी सुविधाएं होंगी जो अमूमन बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में देखने को मिलती है। इसमें आने वाले समय की मांग और जरूरतों के अनुसार सुविधा संसाधन होंगे। यहाँ अध्ययन अध्यापन का एक ऐसा इकोसिस्टम छात्रों को मिलेगा जिससे वे खुद को प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे। तो रायपुर के युवाओं को ये सौगात मिली है। रायगढ़ में प्रदेश के सबसे बड़े नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भूमि पूजन भी करेंगे। अंचल के युवाओं के लिए ये सौगात है। नालंदा परिसर एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी। इसमें वह सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी जो अमूमन बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में देखने को मिलती है। लगातार तीसरी बार जनादेश भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने दी है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई। और वहां के जितने विजयी हम तो सीएम साय आज भूमि पूजन भी करेंगे। रायगढ़ में सबसे बड़ा नालंदा परिसर बनने जा रहा है और विकास कार्यों की सौगात भी देते हुए सीएम साय नजर आएंगे। इस लाइब्रेरी में कई सुविधाएं युवाओं को मिलेगी। अत्याधुनिक लाइब्रेरी तैयार किया जा रहा है युवाओं के लिए। इसमें वह सारी सुविधाएं होंगी जो अमूमन बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों में आपको देखने को मिलती है। इसमें आने वाले समय की मांग और जरूरतों के अनुसार सुविधा संसाधन होंगे। यहाँ अध्ययन अध्यापन का एक ऐसा इकोसिस्टम छात्रों को दिया जाएगा जिससे वे खुद को प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी कंपटीशन के लिए खुद को तैयार कर सके। तो रायपुर के युवाओं को ये बड़ी सौगात मिली है। रायगढ़ में अब नालंदा परिसर बनने जा रहा है। सीएम साय आज इसका भूमि पूजन भी करेंगे। 135 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम साय। तो युवाओं के लिए खुशखबरी है। उनकी शिक्षा को एक और लेवल पर बढ़ाया जाएगा, उनके स्तर को बढ़ाया जाएगा और इस लाइब्रेरी में तमाम सुविधाएं भी होंगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी चित्रा गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। तो चित्रा, क्योंकि युवाओं के लिए खुशखबरी है, रायगढ़ में प्रदेश के सबसे बड़े नालंदा परिसर का निर्माण किया जा रहा है। आज सीएम विष्णुदेव साय भूमि पूजन भी करेंगे। भूमि पूजन कितने बजे है और क्या कुछ जानकारी? जी श्रुति, आपको बता दें कि ये कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में ही होने जा रहा है और नालंदा परिसर का निर्माण इस बार बहुत बड़े भव्य परिसर का निर्माण होने जा रहा है, जिसे लेकर रायपुर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के युवा जो हैं काफी उत्साहित है। आपको बता दें कि सीएम साहब से थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे, वहां भूमि
पूरी तैयारी होगी कि जल्द से जल्द ये भूमि पूजन करने के बाद परिसर को तैयार कर लिया जाए, ताकि वहां के जो युवा हैं इसका इस्तेमाल बहुत ही जल्दी कर सके और अपने पढ़ाई के लिए उसका इस्तेमाल बहुत ही सही ढंग से कर सके। आपको बता दें कि यहाँ पर अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी, क्योंकि आपको भी पता होगा श्रुति कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन उसके पुनर्निर्माण में सरकार के छत्तीसगढ़ सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। इसे लेकर लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि सारी युवाओं को और जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन्हें बेहतर। आपको ये भी बता दें श्रुति कि जितनी भी जरूरतें यहाँ पर होंगी छात्र छात्राओं की, उनको भी ध्यान में रखकर पूरी सुविधा का जो है वो अरेंजमेंट किया जा रहा है। बिल्कुल, नालंदा परिसर की अत्याधुनिक लाइब्रेरी तैयार की जाएगी, जिसका भूमि पूजन भी आज सीएम साई करते हुए नजर आएंगे। सुचित्रा, ऐसे में इस लाइब्रेरी में क्या कुछ सुविधाएं होंगी जो युवाओं को मिलने वाली है? जी, आपको बता दें कि अत्याधुनिक लाइब्रेरी मतलब ये डिजिटल लाइब्रेरी का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। बहुत मोटी मोटी पुस्तकें होती थी जिसे लेकर छात्र पढ़ने जाते थे और काफी उनका वजन होता था। इसे लेकर अत्याधुनिक इसे बिल्ड किया गया है, ताकि छात्र छात्राओं को ज्यादा वजन ना उठाना पड़े, सारी चीजें उन्हें उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही साथ वहाँ पे पढ़ाई के लिए वहाँ पे जब उस दौरान उन्हें क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है उन सबका ध्यान रखा जा रहा है, जैसे पुस्तकों के साथ साथ खान पान का, कैंटीन, इन सारी चीजों की व्यवस्था। साथ ही आपको बता दें कि विष्णुदेव साई को इसकी बधाई पहले भी दे चुके हैं, क्योंकि इसे लेकर जो है नालंदा परिसर का आपका निर्माण ये किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन के रहने के लिए विष्णुदेव साई ने पहले ही युवाओं को कह दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की ये एक आशा भी है कि लाइब्रेरी के निर्माण के बाद छात्र छात्राओं को सही दिशा मिलेगी और सही दिशा में हम आगे भी कंपटीशन वगैरह जो होगा राष्ट्रीय स्तर पर होगा या इंटरनेशनल, आपको बता दें जो भी होगा उसे लेकर तैयारी कर सकें। सवाल बस यही उठता है कि रायगढ़ में ये लाइब्रेरी आखिरकार युवाओं के लिए बनकर कब तक तैयार हो जाएगी? क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन परिसर के भूमि पूजन के बाद पूरी तैयारी है कि जल्द से जल्द इसे पूरा कर छात्र छात्राओं को। कितनी लागत में ये लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा? आपको बता दें कि कुल मिलाकर सिटी सीएम इस बार 135 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो विकास कार्यों की यहाँ पर देने वाले हैं रायगढ़ में अब से कुछ ही देर में। बहुत शुक्रिया सुचित्रा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ऐसे में युवाओं के लिए खुशखबरी है, अब उन्हें दूर दराज पढ़ने के लिए नहीं जाना होगा, अत्याधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई आज महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। इस योजना की हितग्राही लगभग 70 लाख माताओं बहनों के खाते में 1,000 रुपए राशि का अंतरण होते ही उनके मोबाइल में एक बार फिर से खुशियों का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई आज रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त के रूप में 652 करोड़ रुपए 4 लाख रुपए की राशि जारी करते हुए नजर आएंगे। मार्च 2024 से राज्य की महिलाओं के आर्थिक रूप से सक्षम और सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत कुल 6,530 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि आर्थिक मदद के रूप में अभी तक दी जा चुकी है। तो 70 लाख माताओं बहनों को इसका लाभ मिलेगा। महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त एक बार फिर से जारी की जाएगी। 10वीं किस्त जारी होगी, महिलाओं को नोटिफिकेशन मिलेगा और वो खुशियों का नोटिफिकेशन एक बार फिर से महिलाओं को मिलता हुआ नजर आएगा। 70 लाख माताओं बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई आज महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। इस योजना के हितग्राही लगभग 70 लाख माता बहनों के खाते में 1,000 रुपए जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन, खुशियों का नोटिफिकेशन एक बार फिर से महिलाओं को मिलता हुआ नजर। वहीं छत्तीसगढ़ में नगर निगम के महापौर तथा नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से कराया जाएगा, यानी जनता सीधे इनके लिए वोट करेगी। इस फैसले के साथ ही साई सरकार ने तत्कालीन भूपेश सरकार के
एक और फैसले को पलट दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया, जिसके लिए नगर निगम तथा नगर पालिका अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस तरह ओबीसी आयोग द्वारा प्रस्तुत आरक्षण रिपोर्ट के आधार पर निकायों में आरक्षण की सीमा 50% किए जाने को भी मंजूरी दी गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि निकाय और पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट कराने का दिशा निर्देश जारी किया था। इस आधार पर सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निकाय और पंचायतों में ओबीसी आरक्षण देने संशोधन के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। तो अब छत्तीसगढ़ में जनता महापौर का चुनाव करेगी। भूपेश सरकार का जो नियम बना था वो पलट चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, भूपेश बघेल की सरकार में जो नियम बना था अब वो पलट दिया है सीएम साय ने। अब महापौर का चयन खुद जनता करेगी। तो छत्तीसगढ़ में नगर निगम के महापौर और नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अब प्रत्यक्ष तरीके से कराया जाएगा, यानी कि जनता अब सीधे इनके लिए वोट करती हुई नजर आएगी। इस फैसले के साथ ही साथ साय सरकार ने तत्कालीन भूपेश सरकार के एक और फैसले को पलटा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके लिए नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसी तरह ओबीसी आयोग द्वारा प्रस्तुत आरक्षण रिपोर्ट के आधार पर निकायों में आरक्षण की सीमा 50% किए जाने को भी मंजूरी दी गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि निकाय और पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट कराने का दिशा निर्देश जारी किया था। इस आधार पर सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अब ओबीसी आरक्षण में भी बदलाव किए जाएंगे। वहीं बलौदाबाजार मुस्लिम सुन्नी समाज के द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह पर याचिका दायर करने पर आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है और कहा गया कि अजमेर शरीफ दरगाह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों की आस्था है। 900 साल से इस दरगाह पर सभी धर्म के लोग अपनी मन्नतें पूरा करने आते हैं। इस पर कानूनी याचिका स्वीकार ना की जाए। संसद में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कानून सुप्रीम कोर्ट में पास किया गया था उसी का पालन किया जाए। अजमेर शरीफ जो पिछले कुछ सालों से चल रहा है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का वातावरण, उसी के तहत किसी ने एक याचिका लगाई है कि अजमेर शरीफ में दूसरे धर्म की इबादतगाह है। क्योंकि वह दरगाह 900 साल पुरानी है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने जाते हैं हिंदुस्तान में होती है उस सब समाज के लोगों का वह आस्था का प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। तो हम लोगों ने अपने बलौदाबाजार सुन्नी मुस्लिम जमात में यहाँ के लोगों के साथ मिलके माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि जो संसद में पारित कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें यह साफ दर्शाया गया है कि जो भी 1947 के पहले की धार्मिक स्थल है उसकी यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। तो हम लोगों ने मांग है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि इस कानून का सख्ती के साथ पूरे हिंदुस्तान में किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों की धार्मिक उपासना स्थल है उस पर लागू किया जाए और लोगों को इसकी जानकारी को आम किया जाए, खासकर शासन प्रशासन के लोगों को, ताकि इस कानून के विपरीत कोई आवेदन या किसी प्रकार की। तो बलौदाबाजार में मुस्लिम सुन्नी समाज के द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह पर याचिका दायर करने पर आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ये वही दरगाह है जहां प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी चादर चढ़ाया जाता था। इस ज्ञापन में भी कहा गया है कि इस दरगाह को लेकर सभी धर्म के लोगों की आस्था है और 900 साल से इस दरगाह पर सभी धर्म के लोग मन्नतें पूरा करने के लिए आते हैं, अपनी चादर भी चढ़ाते हैं और लोगों की आस्था इस दरगाह से जुड़ी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्योंकि ये मामला अब कोर्ट में है, सुनवाई होगी,
लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर बवाल भी है। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर अब याचिका भी दायर की गई है सुन्नी समाज के द्वारा। याचिका में क्या कुछ कहा गया? आपको बता दें कि आज मुस्लिम समाज के लोग गाँव में शिक्षा हुए और वहाँ पर जो मोदी जी की दरगाह है सभी जगह के चले गए थे और सबकी आस्था है इसको लेकर ज्ञापन राष्ट्रीय है और दरगाह में जहाँ पर सभी आस्था तो सभी भाव में आस्था तो देश पहुंचेगा इस बात का ज्ञापन में किया गया और उन्होंने बताया कि संसद में जो भारतीय संसद में जो प्लेस ऑफ वर्किंग स्टेट मैकेनिज्म जो पास हुआ था जिसमें कोई भी धर्म या किसी भी संप्रदाय का जो धार्मिक स्थल की छेड़छाड़ नहीं की जाए और 1945 के पहले के जितने भी ऐसे जो धार्मिक स्थल है जहाँ पर लोग बड़ी मात्रा में आस्था होती है उसको दिया हुआ है। लेकिन इस बार को लेकर जब जो याचिका मानो 27/11/1924 की जो अजमेर में जो एमबीसी आवाज से जो स्वीकार किया इसको लेकर समाज के लोग जो रोष है इसी बात को लेकर आज ज्ञापन के नाम उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है कि राष्ट्रपति को इस बात से हमारे भावनाओं को पहुंचाने का करने के बिल्कुल। ऐसे में 1991 में जो वर्शिप एक्ट बना था उसका भी हवाला दिया गया है और इस पर कोई भी कार्रवाई करने की कार्रवाई ना करने की मांग की जा रही है। तो राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदीप, क्या कुछ कहा जा रहा है हिंदू पक्ष का इस पूरे मंदिर विवाद पर, मंदिर मस्जिद विवाद पर क्या कुछ दावा है? सुन्नी समाज के लोगों ने सभी धर्म के लोग की मस्जिद है और मस्जिद वहाँ से बताया कि जो मस्जिद जो दरगाह है वो सभी का आस्था का प्रतीक है और इसके बाद कभी बहुत लोग कोई व्यक्ति कोई पुस्तक के आधार पर भी हमारी याचिका दायर होगा न्यायालय से स्वीकार करता है तो ऐसा ना किया राष्ट्रपति याचिका को अपनी न्यायालय में स्वीकार करेंगे स्वीकार करने के बाद जो भी याचिका में जो रिकॉर्ड करते हैं तो राष्ट्रपति के अधिकारी करते हैं आगे तो इसी बात को लेकर मुस्लिम समाज की डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि और दूसरे पर जो जो जान रखी है और जो राम मंदिर मिलता है उसी बात को लेकर मुस्लिम समाज के भय का बात देखा जाए और उस बात धर्म के लोगों को बुलाया यहाँ पर प्रशासन के कई बातें पुलिस के अधिकारी उसके काफी आए थे राजस्व विभाग के। बिल्कुल प्रदीप, एक तरफ से ज्ञापन सौंपा जा रहा है राष्ट्रपति को, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी जा रही है। कहा जा रहा है कि आपने भी इस दरगाह पर चादर चढ़ाई है। मुस्लिम समाज का यही है इस तरह से ठंडा किया गया और जिनको इस तरह से जो वातावरण जो उसमें जो देखा जाता है और इसके का वातावरण ना बिगड़े परंतु इस बात को लेकर आज सभी धर्म के लोग बनाया जाए प्रशासन के यहाँ पर आई और भी ज्ञापन लेकिन सबकी में बहुत पानी के इलाका है यहाँ पर इससे पिछले साल कोई भी दंगे नहीं और ऐसे यहाँ पर ऐसे आस्था का मुस्लिम समाज कर्मी है तो देखते निकल गया। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि सभी धर्मों के लोगों का इस दरगाह पर विश्वास है। तो आंकड़ों की बात करें तो कितने लोग जो अलग अलग धर्म से आते हैं, उस डेटा की बात करें तो क्या कुछ डेटा निकलकर सामने आता है? अन्य धर्म के जो लोग हैं जो मानते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं, कितने लोग हैं वैसे जो यहाँ दरगाह पर माथा टेकने आते हैं, चादर चढ़ाने आते हैं? जो है 900 साल पुरानी है, इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं, इनका कहना है। और लेकिन सभी लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, जिसको लेकर इनका छेड़ चलना के लिए प्रशासन यदि मान लो न्यायालय इस पर हस्तक्षेप करेगा तो निश्चित है कि सभी याचिका में विचार करने के बाद कहीं ना कहीं इस पर ऐसा वातावरण हो जाए कि उसको बिल्कुल दावा है कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाए। 1991 जो वर्शिप एक्ट है उसका पालन किया जाए। वहीं दूसरी तरफ से जो हिंदू पक्ष है वो अपनी दलील देता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये भी है क्योंकि ये बेहद सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरीके से तैनाती की गई है क्योंकि आपसी सौहार्द ना बिगड़े, माहौल में शांति व्यवस्था बनाए रखे, इसलिए पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से तैयार की है, क्या कुछ व्यवस्थाएं? आपको बता दूं कि यहाँ पर तो जामा मस्जिद के सामने बड़ी मात्रा में पुलिस बस की व्यवस्था की गई थी
और यहाँ पर गणमान्य नागरिकों को बुलाया गया था और जैसे हम बैठ के जो याचिका जो की थी और जो ज्ञापन दिया राष्ट्रपति नाम पे, तो सभी को विश्वास पे लेके दिया गया कि ये अजमेर शरीफ जो एक आस्था का जो प्रतीक है सभी के लिए है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन की भी तैनाती की गई है प्रदीप, और ऐसे में कि आपसी सौहार्द बना रहे और शांति व्यवस्था भी कायम रहे, पुलिस प्रशासन की भी तैनाती है। और अब ये मामला कोर्ट में है, देखना बेहद दिलचस्प होगा क्या कुछ सुनवाई होती है और क्या कुछ फैसला आता है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में एसीबी की रेड हुई है। जीआरपी के 3 कांस्टेबल और रिश्वतखोर लेखा अधिकारी के ठिकानों पर एसीबी ने दबिश दी है। कई दस्तावेज जब्त किए गए, जिसमें 3 जीआरपी कांस्टेबल और रिश्वत लेते गिरफ्तार, एक लेखा अधिकारी भी शामिल है। दरअसल ट्रेन में गांजा तस्करी मामले में पूर्व जीआरपी आरक्षकों से जुड़े 8 ठिकानों पर दबिश दी गई। इसके अलावा कवर्धा जिले के जनपद पंचायत बोडला के निलंबित सहायक लेखा अधिकारी नरेंद्र कुमार रावतकर के ठिकानों से लाखों कीमती जेवर और प्रॉपर्टी के पेपर मिले हैं। एसीबी उन सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है। वहीं फेंगल तूफान के असर से पूरे बलौदाबाजार जिले में मौसम में नमी और बारिश हुई, जिससे किसानों के धान भीग गए हैं। वहीं मिंजाई का काम बंद हो गया है। धान को खुले आसमान के नीचे किसानों ने रखा हुआ था, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और किसानों का काम एक हफ्ता पीछे चला गया है। वहीं कलेक्टर दीपक सोनी ने आज लेटर जारी कर सभी धान खरीदी केंद्र के प्रभारी को धान को बारिश से बचाने के पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम भिलाई के कई हाउसिंग क्षेत्रों में मकान का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें मोड़ मकान, मोड़ आस, मोड़ मकान, मोड़ चिन्हारी और बीएलसी मोड़ जमीन मोड़ मकान के तहत 3709 मकानों में हो रहे निर्माण का निरीक्षण आयुक्त राजीव कुमार पांडे द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित एजेंसी चंद निर्मल प्राइवेट लिमिटेड और गोयल ट्रेडर्स जिसे मकान निर्माण का काम दिया गया है। योजना का मकान बनाया जा रहा है, इतना अच्छा लोकेशन है, उस लोकेशन पे मकान बनाया जा रहा है। खासकर हमारे खमरिया क्षेत्र में, जुनवानी क्षेत्र में जो मकान बनाए जा रहे हैं बहुत बेहतरीन है। इन मकानों को देखने के लिए आयुक्त राजीव कुमार पांडे जी द्वारा आज निरीक्षण करने गए, औचक निरीक्षण किए और वहां पर गए, देखे मकान देख के संतुष्ट हुए। लेकिन फिर भी उसमें जो कुछ कमियां थी उसके बारे में जो है वहां के इंजीनियर को बोले एक समय अवधि के अंदर इसको मकान को पूर्ण करके दिया जाए। और ये भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया जो मकान कंप्लीट होते जा रहे हैं उस यूनिट को लॉटरी के माध्यम से पब्लिक को जो है आवंटित कर दिया जाए, जिससे कि लोग रहना शुरू कर देंगे। बहुत ही अच्छे ढंग का मकान बना है। और यहाँ सबसे बड़ी बात हुई, एक मकान के अंदर जब घुसे और जाके वहां देखे कि बहुत अच्छे ढंग से परिवार के लोग रहे थे, तो जो उस घर में खेलने वाले बच्चे ने बोला कि मैं जब यहाँ से लोग जो अपने बालकनी में खड़े होकर के मैं देख करके बोलती हूँ तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो और बाद में बुजुर्ग महिला ने बोला कि हमारे घर में लैट्रिन है, बाथरूम है, उसके बाद साथ साथ किचन है, बालकनी है, तो इस सबसे युक्त सुसज्जित मकान मिल रहे हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में लोग इसका लाभ उठाएं। आयुक्त ने जो निर्देश दिया है कि लॉटरी के माध्यम से मकान का आवंटन होगा, सब प्रक्रिया बहुत शीघ्र ही की जाएगी और जिसका मकान आवंटित हो जाएगा उसके रहने के लिए हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जाकर उनके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सड़क किनारे रखे डंप प्रतिबंधित है। इसके बावजूद प्लांट से निकले रखड़ को साथ डंपिंग किया जा रहा है, जिससे मिट्टी, हवा, जल प्रदूषण हो सकता है, जिसमें लोगों को कई प्रकार से बीमारी का सामना भी करना पड़ रहा है। बिलासपुर पर्यावरण अधिकारी आलोक साहू इस मामले में जानकारी चाहने पर गोल मटोल जवाब देते हुए भी नजर आए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।